दरअसल मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन के साथ ही करूंगा, और इस अल्लामा इकबाल के शेर के साथ कि जमहूरियत यानी कि लोकतंत्र, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। और जब बात दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हो जिसमें 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो, तो राजीव जरा बताइए और समझाइए, लगातार जो सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र में इसे लोकतांत्रिक सवाल समझकर बहस होने दी जाए, या फिर लगातार जो सवाल साख पर उठ रहे हैं लोक चुनाव आयोग की, जो कि अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, क्या इस तरह के सवाल उसे कमजोर करते हैं? और ये सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से क्यों उठाए जाते हैं? चुनावों से पहले चुनाव आयोग का कोई फैसला होता है, कोई कदम उसका होता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसके ऊपर उसके इस कदम में साजिश भी नजर आती है, संशय भी नजर आता है और आरोप भी नजर आते हैं कि दरअसल ये तो सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर यह सवाल एक बार फिर से विपक्ष इंडिया गठबंधन लगा रहा है। 25 में बिहार, 26 में बंगाल और 27 में उत्तर प्रदेश का नारा भी दे रहा है। राजीव प्लीज बताएं। मकसूद, आपने शेर से शुरुआत की है तो मैं भी शेर से ही शुरुआत करता हूं। गुनहगार समझेगी दुनिया तुझे, गुनहगार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी सफाई भी न दे। बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो ये फैसला किया है 4 दिन पहले, पहले से ही पहले दिन ही मैंने इसी कार्यक्रम में कहा था, ब्रेकिंग विद एजेंडा में पूजा के साथ बातचीत करते हुए, कि जिस दिन फैसला आया था उसी दिन मैंने जिक्र किया था कि ये एक ऐसा मसला है और एक ऐसा फैसला है जो बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय होगा। अब देखिए, बात चुनाव आयोग पर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से क्या तर्क है, ये जान लेना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, चुनाव आयोग बार बार अपनी सफाई दे रहा है और उससे जो विपक्षी दलों का शक है और जो उनकी एक संदेह की सुई है, वो बार बार चुनाव आयोग की तरफ उठ रही है। दरअसल बात क्या है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद आपने देखा होगा कि विपक्ष ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाताओं को, पहले तो चर्चा ये होती थी कि ईवीएम में कुछ खेला हो रहा है, बाद में पता चला कि दरअसल विपक्ष को कि उसे हर कदम पे लड़ना है, और विपक्ष को लगा कि ईवीएम तो ठीक है लगता है, अब मतदाता सूची में हेरफेर का कुछ खेल है, या लास्ट के घंटे में ज्यादा मतदान कराने का कुछ खेल है। इस तरह की बात विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन के सामने रखी। इलेक्शन कमीशन ने बहुत विस्तार से सारे सवालों का जवाब विपक्ष के दिया। अब सवाल जो उठ रहा है वो ये कि 2003 के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता का कार्यक्रम 2025 में चलाने की आवश्यकता बिहार को क्यों, इलेक्शन कमीशन को क्यों, बिहार ऐसा पहला राज्य क्यों है? 2003 में जब ये एक्सरसाइज की गई थी, तब चुनाव से 1 साल पहले लोकसभा के और विधानसभा से भी के चुनाव से भी काफी पहले की गई थी। अब जब महीने गिनती के बचे हैं, 4-5 महीने, उससे पहले बिहार में इतनी बड़ी एक्सरसाइज, करीब 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं बिहार में, इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की इस वक्त क्या जरूरत थी जी? और क्या इतने कम समय में, यानी 2 महीने के भीतर, आप 7 करोड़ 90 लाख वोटरों तक पहुंच पाएंगे? और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उठे सवालों को और पारदर्शिता के साथ शुरू करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है क्या? अब इन सवालों के पीछे इलेक्शन कमीशन की पहली बात तो यह है कि 7 करोड़ 90 लाख जो बिहार में इस वक्त वोटर है, माइग्रेशन की वजह से, बहुत फास्ट अर्बनाइजेशन की वजह से, मौतों की वजह से, जन्म की वजह से बहुत सारे मतदाताओं के नाम कटे और बहुत लाए गए। ये बात लोकसभा चुनाव 2024 तक उनके समझ में नहीं आई थी। बहरहाल ये बात समझ में आने, और इसका जिक्र इलेक्शन कमीशन ने अपने पीछे के किसी महीने की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया था कि वो इस तरह की एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो सवाल इसलिए उठ रहा है। दूसरी बात, कहा यह जा रहा है कि ये 6 सीमावर्ती राज्य हैं
वहां ऐसी बात वहां इस तरह का किया जाएगा। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि ये एक्सरसाइज पूरे देश में होगी ताकि पूरे इलेक्टोरल और इसको स्क्रैच से इलेक्टोरल रोल बनाने की प्रक्रिया कही जाती है। तो महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु मैं आपको बता देता हूं। 7 करोड़ 90 लाख लोगों में तकरीबन 4 करोड़ 96 लाख लोग, मैं थोड़ा बहुत आंकड़ा इधर उधर कर रहा हूँगा 2-4 लाख का, लेकिन 7 करोड़ 90 लाख लोगों में से 67% लोग करीब या 65% लोगों के लोग वो हैं जो 2003 में भी गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता बने थे। यानी 37% नए लोगों को अपने जन्म का प्रमाण और इलेक्टोरल रोल में अपने को दर्ज कराने के लिए प्रमाण पत्र देने होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना है कि 7 करोड़ 90 लाख लोगों में से 5 करोड़ 40 लाख लोगों के आसपास मोबाइल है और उनको मोबाइल के जरिए एसएमएस भेजा जा चुका है, लगातार उनको भेजा जा रहा है और उनको जागृत किया जा रहा है। 1 लाख के करीब बिहार में बीएलओ लगाए गए हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, जिनकी जिम्मेदारी है कि डोर टू डोर जाएं। तो एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि 1/3 मतदाताओं के पास बिहार में मोबाइल भी नहीं है, जो रजिस्टर्ड मतदाता है। वो 30% गरीब गुरबा होंगे, इस कदर गरीब है कि उनके पास मोबाइल नहीं, चाहे बटन वाला चाहे एंड्रॉइड। तो उन तक वो बात कैसे पहुंचेगी? दूसरी बात, इसमें जिम्मेदारी नागरिक की है कि वो अपने आप को इलेक्टोरल रोल में शामिल कराने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करे, प्रमाण दे और देखे कि मतदाता सूची में उसका नाम आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो जुड़वाने के लिए 1 महीने का जो समय है कट गया है। तो ये सारी जिम्मेदारी नागरिक के ऊपर होगी और इसके लिए उसको असिस्टेंस तो मिल रहा है। अब बात बिहार जैसे राज्य में आपको मालूम है कि कितना माइग्रेशन है, वहाँ के वोटर कितनी जगह बाहर है। इसमें गरीब लोग, शोषित लोग, पीड़ित लोग, जो जिनको गरीब गुरबा बिहार में कहा जाता है, वो कितना प्रयास कर पाएंगे और कितनी वो जानकारी रख पाएंगे, विपक्षी दलों को यही चिंता उन्हें सता रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन बार बार ये बात कह रहा है कि ये देश, और वास्तव में अगर आप सही तरीके से देखें तो मतदाता सूची का पारदर्शी होना और सही मतदाता का होना और जो नागरिक है भारत का, उसका होना बिल्कुल जरूरी है और इसके लिए प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और होनी चाहिए। मगर सवाल वही उठ रहा है कि 2 महीने में ये प्रक्रिया कैसे होगी, और ये अगर बिहार के बारे में फैसला करना था तो इसकी घोषणा 2, 4, 6, 8 महीने पहले क्यों नहीं कही, जबकि एकदम निर्धारित था कि चुनाव 2025 में होना। यही कुछ सवाल है जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर शक और सुबह की गुंजाइश छोड़ते हैं। और इसीलिए शायद सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि एक सर्वदलीय बैठक बुला ले चुनाव आयोग इसको लेकर, और जब फरवरी में जब बैठक दिल्ली में हो रही थी उस वक्त इस तरह का इंडिकेशन या इस तरह की बातचीत यहां पर क्यों नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया आपका राजीव। लेकिन